क्या हो रहा है? आइए। सर, लाइब्रेरी के लिए एससी एसटी को छूट मिलेगा एग्जाम में? कल इकोनॉमिक्स का क्लास नहीं हुआ था, सुशांत शेखर जी, कल इकोनॉमिक्स का क्लास हुआ ही नहीं था। ठीक है। डोली गुप्ता नोटिफिकेशन नहीं आता है, नोटिफिकेशन काहे नहीं डालता है जी? डाल दिया करो। पीडीएफ ओपन नहीं हो रहा है, सबको बताओ। चलिए, आ जाइए। आपको 5 सितंबर को टेस्ट हो जाने के बाद होमवर्क प्रॉपर वे में पूरे सप्ताह का होमवर्क मिलेगा कि एक सप्ताह में ये करना है, फिर अगले सप्ताह ये करना है, अगले सप्ताह ये करना है। हम होमवर्क बना करके आपको देंगे कि एक सप्ताह में क्या क्या करना है, उतना आपको करना है। ठीक है। और एक तो होमवर्क आपको समझना है कि आज जो हुआ कल का होमवर्क रहेगा, कल जो हुआ वो परसों का होमवर्क रहेगा, उसका रिवीजन करना है। ठीक है। होमवर्क को लेके कमेंट आया था, इसी वजह से बोल दिया। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। जो दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण, वो चैप्टर लगभग खत्म ही हो गया है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत चीज जो बाकी है उसको खत्म कर देते हैं और फिर हम लोग अपने तीसरे चैप्टर की ओर अग्रसर होंगे। और हमारा जो तीसरा चैप्टर होगा संविधान की विशेषता, संविधान की विशेषता तीसरा चैप्टर होगा। भारतीय संविधान की विशेषता तीसरा चैप्टर होगा। तो आगे तीसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले दूसरा चैप्टर का जो बचा हुआ चीज है वो सब हम आपको बताते हैं। आइए ध्यान से सुनिए। जो दूसरा चैप्टर चल रहा था उस चैप्टर का नाम था संविधान का निर्माण। देखिए, आप सब लोगों ने जो इस चैप्टर को अभी तक पढ़ा है, आपने इस बात को पढ़ा है कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर हुआ है। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उस संविधान सभा में 389 सदस्य थे। लेकिन आजादी के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और फिर संविधान सभा में 299 सदस्य हुए। 299 सदस्यों वाली संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान बनाया। भारत का संविधान बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया था। लेकिन भारत के संविधान को लागू अगर देखा जाए तो भारत के संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। यह सब बात आप पिछले क्लास में जान चुके हैं। अब देखिए, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, भारत के संविधान लागू हो गए। अब भारत के संविधान का जब निर्माण हो रहा था तो उस अवधि के दौरान संविधान
सभा के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान को पढ़ा था। 60। संविधान सभा के जो 299 सदस्य थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काम कर रहे थे, बाद बाकी सब लोग बैठे हुए थे। नहीं, संविधान सभा के सदस्य संविधान निर्माण के क्रम में अलग अलग देशों की यात्रा कर रहे थे, वहां के संविधान को पढ़ रहे थे, जान रहे थे, अवलोकन कर रहे थे, और जिस देश के संविधान से जो प्रावधान संविधान सभा को लगा कि फलना देश के फलना प्रावधान को भारत के संविधान में शामिल किया जाना चाहिए, तो संविधान सभा के सदस्यों ने उसे शामिल किया। और संविधान निर्माण करने के दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित हुई। 11। यहां पे कंफ्यूजन होता है, 11-12 में कंफ्यूजन होता है। एम लक्ष्मीकांत जो लेटेस्ट 7th एडिशन है, उसको आप पढ़िए। उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा, संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। इस अवधि के दौरान संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित हुई। कुल 11 बैठकें आयोजित हुई। तो एम लक्ष्मीकांत के डाटा पर विश्वास करना है, और आपका जो नोट है, एम लक्ष्मीकांत को ही आधार बना करके आपके नोट को तैयार किए हैं हम, और उसी का डाटा है। तो संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया, और जिस देश से जो प्रावधान अच्छे लगे उसे भारत के संविधान में शामिल किया। और भारत के संविधान निर्माण में 64 लाख रुपया खर्च हुआ। 64 लाख रुपया खर्च हुआ। और इस अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो 11 बैठकें आयोजित हुई। 11 बैठकें जो है आपको आयोजित हुई। और संविधान का जो मुख्य चीज है, संविधान का प्रारूप, अगर संविधान के प्रारूप की हम लोग बात करें तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुआ। 114 दिन तक संविधान के प्रारूप के ऊपर बहस हुआ। और संविधान निर्माण के क्रम में 3 वाचन हुए। संविधान निर्माण के क्रम में जो है आपको 3 वाचन हुए। 3 वाचन, और जो 3 वाचन हुए हैं उसमें अगर आप प्रथम वाचन की बात करेंगे तो जो प्रथम वाचन है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच प्रथम वाचन हुए। फिर द्वितीय वाचन की अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949। और तृतीय वाचन की अगर हम बात करें तो जो तृतीय वाचन है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। जैसे अभी गौर फरमाइएगा, अभी वर्तमान में अगर कोई कानून बनाना है तो उसको लेकर सबसे पहले विधेयक लाया जाता है। विधेयक संसद के सदनों में लाया जाता है। विधेयक संसद के सदन यानी लोकसभा राज्यसभा में लाया जाता है।
जब विधेयक लाया जाता है ना, जैसे कोई विधेयक लोकसभा में आया तो उस पर 3 वाचन होता है। प्रथम वाचन में विधेयक लाने का उद्देश्य बतलाना होता है कि विधेयक लाने का उद्देश्य क्या है, विधेयक पर कितना खर्च होगा, और फिर विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। और जैसे ही विधेयक को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है तो वैसे ही माना जाता है कि पहला वाचन पूरा हो गया। फिर दूसरा वाचन में विधेयक पर चर्चा होता है और इसी दौरान विधेयक में संशोधन भी किए जाते हैं। संशोधन तो विधेयक पर चर्चा होता है, पक्ष विपक्ष सभी लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं विधेयक पर, और जरूरत पड़ने पर द्वितीय वाचन के दौरान संशोधन भी होते हैं। और फिर तृतीय वाचन में विधेयक पर मतदान होता है। तृतीय वाचन की अगर हम लोग बात करें तो तृतीय वाचन के दौरान विधेयक पर मतदान होता है। मतलब हम ये बतला रहे हैं कि अब हमने आपको बतलाया कि संविधान को लेकर 3 वाचन हुए, तो अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि वाचन क्या है। तो वाचन एक प्रक्रिया है। वाचन की अगर हम बात करें तो वाचन एक प्रक्रिया है, संविधान निर्माण की एक प्रक्रिया है। जैसे कानून निर्माण को लेकर के 3 वाचन होते हैं, तो वाचन संविधान निर्माण की एक प्रक्रिया थी। तो संविधान निर्माण के क्रम में संविधान को लेकर 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, और तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। और तृतीय वाचन की समाप्ति के साथ ही संविधान बनकर तैयार हो गया। संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया। और जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की अगर हम लोग बात करें तो भारत का संविधान मूल तौर पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। अंग्रेजी भाषा में भारत का संविधान मूल तौर पर लिखा गया था। और भारत के संविधान के सुलेखक, मतलब अंग्रेजी में कैलियोग्राफर, भारत के संविधान के सुलेखक मतलब अंग्रेजी में कैलियोग्राफर, मतलब भारत के संविधान को लिखा किसने है। तो जैसे हम लोग स्टडी मटेरियल बनाते हैं तो पहले पेज पर लिख करके टाइपिस्ट को भेजते हैं, वो टाइप करता है। तो हम पेज पर लिख करके भेज रहे हैं तो राइटर तो हम ही हो गए। तो संविधान को लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। संविधान को लिखने का काम अगर देखा जाए तो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था और इसको लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, मतलब ये 4 व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक ही व्यक्ति का नाम है। इन्होंने ही संविधान को लिखने का काम किया, अर्थात ये संविधान के सुलेखक थे। अंग्रेजी में कैलियोग्राफर थे। तो भारत का संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया और इसके सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। लेकिन संविधान का हिंदी संस्करण भी किया गया और भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखक, मतलब भारतीय संविधान को हिंदी में लिखने का काम बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। तो भारत का संविधान जो मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, उसके हिंदी संस्करण का सुलेखन, उसके हिंदी संस्करण के सुलेखन की अगर हम लोग बात करें तो उसके हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है आपको
बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। बसंत कृष्ण वैद्य, बसंत कृष्ण वैद्य ने जो है आपको संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था। संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किया था। और जैसे मान लिया जाए कि ठीक है, संविधान लिख दिया गया, मतलब संविधान लिख दिया गया, लेकिन उसका जो सौंदर्यीकरण है, जैसे ठीक है आप बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी आपका शादी विवाह होता है तो सैलून में जा करके अपना मेकअप सब करवाते हैं ना, चाहे लड़का हो या लड़की, मतलब अच्छा दिखे सबके सामने। तो भारत का संविधान अच्छा दिखे, इसको लेकर के संविधान के सजावट का काम किया गया, संविधान के सौंदर्यीकरण का काम किया गया। और संविधान के सजावट और सौंदर्यीकरण का काम नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया था संविधान के सजावट या सौंदर्यीकरण का काम। और जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे तो जब अगले चैप्टर में आप जाएंगे, जो कि अगला चैप्टर भारतीय संविधान की विशेषता है, तो उसमें संविधान की अच्छाई, संविधान की बुराई, दोनों विषय में आपको जानना होगा कि आखिरकार हमारे संविधान की अच्छाई क्या है, हमारे संविधान की बुराई क्या है। तो ये सब इस चैप्टर से संबंधित और भी जानकारी हुआ। और जो भारत का संविधान है, संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया था। संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में अगर आप देखेंगे तो संविधान सभा ने जो है आपको प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है आपको हाथी को अपनाया था, हाथी को अपनाया था। तो ये सब जानकारी जो है आपको बचा हुआ था दूसरा चैप्टर से संबंधित, तो ये सब जानकारी हम आपको बतला दिए हैं। और भी आप जानिए, जो मूल संविधान है, जो मूल प्रति है, संविधान का जो मूल प्रति है, उसको सुरक्षित रखने को लेकर हीलियम गैस में रखा गया है, हीलियम गैस में रखा गया है। और जब भारत का संविधान बन ही रहा था ना, तो संविधान बनने के क्रम में ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी। संविधान बनने के क्रम में ही महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, जिस वजह से भारतीय संविधान पर गांधी जी के विचारों का प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। भारत का संविधान गांधीवादी विचारधारा से दूर है, क्योंकि संविधान निर्माण के क्रम में ही गांधी जी का निधन हो गया था। और इसलिए भारत का संविधान गांधीवाद से दूर है। और संविधान सभा के सदस्यों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित किया था। संविधान सभा के सदस्यों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया था। कहा जाता है कि संविधान सभा के सदस्य अपनी 7वीं बैठक के दौरान, संविधान सभा की जो 11 बैठक हुई है, उन 11 बैठकों में से संविधान सभा की जो 7वीं बैठक हुई थी, उस 7वीं बैठक के दौरान संविधान सभा के सदस्यों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया। और जो हमारा मूल संविधान है, मूल संविधान में 395 गो अनुच्छेद था, 22 गो भाग था और 8 गो अनुसूची था। जबकि वर्तमान में भारत के संविधान की हम लोग बात करें तो वर्तमान में भारत के संविधान में 450 से अधिक अनुच्छेद है, 25 गो भाग है और 12 गो अनुसूची है। 25 गो भाग है और 12 गो अनुसूची है। तो ये वर्तमान में भारत का संविधान है। और भारत के संविधान की अगर आप बात करेंगे तो भारत के संविधान में संशोधन करके किसी प्रावधान को जोड़ने और किसी प्रावधान को हटाने, दोनों अधिकार भारत की संसद को है, भारत की संसद को है, भारत की पार्लियामेंट को है।
जो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, मतलब जो भारत की संसद है, भारत की संसद संविधान में संशोधन करके किसी नए प्रावधान को जोड़ सकती है और भारत की संसद ही संविधान के किसी प्रावधान को हटा भी सकती है। और यह सारा का सारा काम भारत की संसद संविधान संशोधन के जरिए करता है, संविधान संशोधन के जरिए करता है। लेकिन वैसे प्रावधान जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, उसमें संसद भी संशोधन नहीं कर सकता है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकता है। इस प्रकार चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 की ओर अग्रसर होंगे और चैप्टर नंबर 3 है भारतीय संविधान की विशेषता। चैप्टर नंबर 3 है भारतीय संविधान की विशेषता। तो अब भारतीय संविधान की विशेषता को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। लेकिन उससे पहले जितनी बात अभी हमने आपको बतलाया है, एक बार उसको हम लोग याद करते हुए जा रहे हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए याद करते हैं। नहीं सो रहा है जी तुम? हाँ, जगल रहना। संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा के सदस्यों ने कितना देशों के संविधान का अवलोकन किया? कितना देश? संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा के सदस्यों ने कितना देशों के संविधान का, भारत के संविधान को बनाने में कितना रुपया खर्च हो? कितना रुपया खर्च हो? संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई है? कितना बैठक? प्रारूप पर कितना दिन तक बहस हुआ है? 114 दिन। प्रारूप पर कितना दिन बहस हुआ? प्रारूप पर कितना दिन बहस? और सुनिए, यहां पर थोड़ा सा सुनिए, समझिए। भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है, भारतीय संविधान का पहला प्रारूप संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने बनाया था। भारतीय संविधान का जो पहला प्रारूप है, पहला प्रारूप संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव ने बनाया था। लेकिन आगे चलकर प्रारूप समिति का गठन हुआ और उसके नेतृत्व में भारतीय संविधान का प्रारूप बनाया गया। लेकिन भारतीय संविधान का जो मुख्य प्रारूपकार है, चीफ ड्राफ्टमैन है एल.एन. मुखर्जी की अगर हम बात करें तो एल.एन. मुखर्जी भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार माना जाता है। तो ये सब चीज भी आप याद रखिएगा। तो आइए बताइएगा आप हमको एक बात, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया? भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार किसे माना जाता है? एल.एन. मुखर्जी। भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार आगे। संविधान को लेकर कितने वाचन हुए? पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। एक बार फिर से, संविधान को लेकर कितने वाचन? पहला वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन, और तीसरा वाचन के समाप्त होते ही संविधान बनकर तैयार हो गया। चलिए इसके बाद आगे बताइएगा, भारत का संविधान मूल तौर पर कौन भाषा में लिखा? कौन भाषा में? भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक कौन थे? भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन किसने किया? हिंदी संस्करण का सुलेखन संविधान के मूल प्रति को सुरक्षित किस गैस में रखा? किसमें?
संविधान सभा के सदस्यों ने अपनी किस बैठक के दौरान गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की? आए 7वीं बैठक ना, चलिए ठीक है। इसके बाद जो है आपको आगे बतलाइएगा, संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया? किसे अपनाया था? किसे अपनाया था? हाथी ना, क्लियर है ना? और एक बात और जानिए, आप इस बात को जानिए कि संविधान सभा जो संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है, संविधान सभा भारत के लिए संविधान का निर्माण किया। संविधान तो बनकर तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया और संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान लागू हो जाने के बाद भी संविधान सभा को भंग नहीं किया गया था। भारत के संविधान जब बनकर तैयार हो गए, संविधान सभा का काम था संविधान बनाना। संविधान सभा ने संविधान बना भी दिया, वह संविधान लागू भी हो गया, लेकिन फिर भी संविधान सभा को भंग नहीं किया गया। संविधान सभा को भंग 1952 में किया गया। 1952 में संविधान सभा को भंग अगर देखा जाए तो 1952 में किया गया। संविधान सभा का काम तो 1950 तक ही हो चुका था। संविधान सभा का काम था संविधान बनाना, तो संविधान सभा ने तो संविधान बना दिया। 1950 में संविधान लागू भी हो गए, लेकिन फिर भी संविधान सभा को भंग नहीं किया गया। कहा जाता है कि संविधान सभा 1950 से 1952 के बीच में अंतरिम संसद के तौर पर काम किया। अंतरिम संसद के तौर पर काम किया। संविधान सभा 1950 से 1952 के दौरान अंतरिम संसद के तौर पर काम किया और पहली बार भारत में आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ। पहली बार भारत में आम चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच हुआ और फिर आम चुनाव के बाद जब निर्वाचित सरकार का गठन 1952 में हो गया, तत्पश्चात संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तत्पश्चात संविधान सभा को भंग कर दिया गया। तो आप संविधान सभा के महत्व को समझिए कि संविधान सभा का क्या महत्व है, कितना महत्व है संविधान सभा का। संविधान सभा भारत के लिए संविधान बनाया। संविधान सभा 1947 से 1950 के दौरान विधायिका के तौर पर काम किया, कार्यपालिका के तौर पर काम किया। संविधान सभा अंतरिम संसद के तौर पर काम किया। तो जब तक भारत में वास्तविक निर्वाचित सरकार 1952 में अस्तित्व में नहीं आ गई, तब तक किसी ना किसी प्रकार से संविधान सभा भारत में अस्तित्व में रही और भारत में अस्तित्व में ही नहीं रही बल्कि प्रमुख रोल में रहा संविधान सभा। इतना महत्व है संविधान सभा का और यही वजह है कि संविधान सभा नामक चैप्टर को हम लोगों को पढ़ना होता है। जो सो रहे हैं सोइए मत, देखिए तो कितना सुंदर है आप। सोते हैं तो अच्छी लगती है, नहीं लगती, ठीक है। ऐसे हल्ला मत कीजिए आप लोग भी, ठीक है। हल्ला करना गलत बात है, सिनेमा हॉल नहीं न है। हम पिछले दिन भी समझाए, पढ़ाई बड़ी पवित्रता का चीज है महाराज, ठीक है। तो इसको भी जो है आपको याद रखना है। अब इस चैप्टर को समाप्त करने की घोषणा कर देते हैं, समझ गए। अब हम लोग आते हैं, इतना बात याद हो न गया,
कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, एक बार में चैप्टर नंबर 2 रिवाइज करवा दे, तब चैप्टर नंबर 3 पे आएंगे। क्या विचार? जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम क्वेश्चन पूछते हैं, आप जवाब दीजिएगा। जवाब नहीं दीजिएगा तो हम तो है ये हैं जवाब देने के लिए, समझे? बताइए, भारतीय संविधान का निर्माण जो संविधान सभा ने किया है, संविधान सभा का गठन किस योजना की सिफारिश पर हुआ? कैबिनेट मिशन योजना। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए हैं? जुलाई अगस्त 1946। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए हैं? संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए हैं? किसने कहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा। किसने यह कहा है भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? महात्मा गांधी। किसने यह कहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? पंडित जवाहरलाल। पंडित जवाहरलाल। औपचारिक तौर पर 1934 ईस्वी में पहली बार संविधान की मांग किसने किया? एम एन रॉय। एम एन रॉय। एम एन, क्लियर है? 1934 में औपचारिक तौर पर संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? अच्छा, एक बात बताइए, कैबिनेट मिशन योजना ने जो संविधान सभा का गठन किया था उसमें कितने सदस्य होने? 389। कैबिनेट मिशन योजना ने जो संविधान सभा को लेकर सिफारिश किया उसमें कितने सदस्य होने? कितने सदस्य? 300। कितना आबादी पर एक सदस्य? 10 लाख। कितना आबादी पर एक? कितना आबादी पर एक? अच्छा, एक बात बताइए, संविधान सभा में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व था? हाँ या ना? एकदम था। और सबसे ज्यादा कौन था? हिंदू ना था? सबसे ज्यादा हिंदू था ना? 163 गुना। 163 गुना। और सुनिए, संविधान सभा में जो सबसे ज्यादा हिंदू था, इसको लेकर आलोचना हुई है। भारतीय संविधान की आलोचना हुई है। एक विद्वान है, ब्रिटिश विद्वान लॉर्ड विस्काउंट। ब्रिटिश विद्वान है लॉर्ड विस्काउंट। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। हिंदुओं का निकाय। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा की आलोचना इसलिए किया क्योंकि संविधान सभा में अधिक सदस्य हिंदू थे। इसी वजह से लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा की आलोचना करते हुए संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। हिंदुओं का निकाय, लॉर्ड विस्काउंट ने। समझ गए? इसके बाद आगे बताइएगा गुरुजी लोग कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? आए? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1900। कहां हुई है? कहां हुई है? अंतिम बैठक कब हुई है? अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1900। संविधान सभा के प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष? कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा मचारी। एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णा। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष? कौन कौन? संविधान सभा के सचिव कौन कौन थे? संविधान सभा के सचिव कौन थे? एच.बी.आर. आयंगर। संविधान सभा के सचिव एच.बी.आर. संविधान सभा ने प्रतीक चिन्ह के रूप में किसे अपनाया? किसे अपनाया? हाथी। संविधान के प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण। संविधान के प्रमुख सुलेखक। भारत का संविधान मूलतः कौन भाषा में लिखा गया? हिंदी में सुलेखन किसने किया?
प्रसाद कृष्ण वैद्य ने किया। इसके बाद आगे बताइएगा, संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, क्या उसमें मुस्लिम लीग भाग लिया था? नहीं ना लिया, नहीं ना लिया। चलिए ठीक है। इसके बाद संविधान सभा के 13 दिसंबर 1946 को हो रहे बैठक के दौरान किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा? पंडित जवाहरलाल। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1900। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष कब रखा? 13 दिसंबर 1900। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू ने कब रखा? इसे संविधान सभा ने स्वीकार कब किया? 22 जनवरी 1900। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? संविधान की प्रस्ताव। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? क्या बना? संविधान की प्रस्तावना। क्या भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति संविधान सभा ने दिया है? हाँ या ना? कब दिया है? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1900 भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति संविधान सभा ने कब दिया? भारत राष्ट्रमंडल का जो सदस्य राष्ट्र बना है, भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्य की स्वीकृति किसने दिया? संविधान। भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जन गण मन, राष्ट्रगीत के तौर पर वंदे मातरम को स्वीकृति किसने दिया? किसने दिया है? संविधान। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना। भारतीय संविधान बनकर तैयार कब हो गए? 26 नवंबर 1949। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1900। भारत का संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900। अच्छा, एक बात बताइए कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? कितने? 15 ना? 15 अनुच्छेद लागू हुए थे ना? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? आधुनिक भारत का मनु किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आधुनिक भारत का मनु। आधुनिक भारत का मनु। कौन ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे? हैदराबाद। कौन था? हैदराबाद। कौन ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे? कौन था? कौन ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं थे? हैदराबाद ना। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर कितनी बड़ी और कितनी छोटी समिति का गठन? 8 बड़ी और 13। 8 बड़ी और 13। 8 बड़ी समिति में सबसे विशिष्ट समिति प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? 29 अगस्त 1900। प्रारूप समिति में कितने सदस्य? प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर का चुनाव आजादी से पहले संविधान सभा में कौन प्रेसिडेंसी से हुआ है? बंगाल ना। आजादी के बाद देशी रियासत मंत्रालय का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासत मंत्रालय का गठन किसके नेतृत्व में? आगे, संघीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल। आगे, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष राजेंद्र। प्रारूप समिति के अध्यक्ष मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई। आगे, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष के.एम. मुंशी। सदन समिति का अध्यक्ष पट्टाभी सीता रमैया। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर तदर्थ समिति का अध्यक्ष राजेंद्र। क्लियर है ये सब बात? याद हुआ? भारतीय संविधान को बनाने में कितना खर्च हुआ?
कितना खर्च हुआ? कितने देशों के संविधान का अवलोकन? कितने देश? संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन था? एलएन मुखर्जी। एलएन, संविधान का प्रारूप सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? किसने तैयार किया था? और एक आध गो पॉइंट यहां पर हम आपको लिखाएंगे। अब देखिएगा, एक पॉइंट तो सबसे पहले आप लिखिए और एक आध गो क्वेश्चन का और जवाब दीजिए रिवीजन में। आजादी के बाद संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा में कितने सदस्य? 299। आजादी के बाद संविधान सभा का जब पुनर्गठन हुआ तो कितने सदस्य संविधान? कितने सदस्य? 299 सदस्य थे। देशी रियासत से कितने? 70 देशी रियासत से, और ब्रिटिश प्रांत से 200। सबसे ज्यादा कौन क्षेत्र से थे? सबसे ज्यादा कौन ब्रिटिश प्रांत से संविधान सभा में सदस्य? संयुक्त। बिहार से कितना? बिहार से। सबसे अधिक कौन देशी रियासत? मैसूर ना। सबसे अधिक कौन देशी रियासत? मैसूर ना। अब देखिए, सुनिए सुनिए, समझिए थोड़ा सा। देखिए, 2-3 विद्वान का स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं और परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, और लुसेंट पढ़ने वाले लोग इस क्वेश्चन का जवाब नहीं देंगे और इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, आगे भी पूछा जा सकता, हो सकता है आपके भी परीक्षा में पूछ दे। संविधान सभा को लेकर के 3 विद्वान का स्टेटमेंट हम बता रहे हैं। एक लॉर्ड विस्काउंट, दूसरा एबर्ट जेनिंग्स, एबर्ट जेनिंग्स, तीसरा ग्रेनविल ऑस्टिन। और समझिए इस स्टेटमेंट को, और हम आपको बता रहे हैं, आपको भी ये स्टेटमेंट याद नहीं रहेगा, हम जानते हैं, ठीक है? तो इसी कारण आप समझिए और समझ करके याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। देखिए, एक बात बताइए, संविधान सभा में 163 को हिंदू था ना हो, मुसलमान 80, मुसलमान, फिर अनुसूचित जाति 31, अनुसूचित जाति 31, अनुसूचित जनजाति 6, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, पारसी 3, सिख, सिख। तो अब देखिए, हिंदू 163 गो है, मुसलमान 80 गो है, 80 दूना 160, यानी मुसलमानों से दुगुना से भी ज्यादा हिंदू था संविधान सभा में। सिख 4 गो है, पारसी 3 गो है। तो हिंदुओं की संख्या संविधान सभा में ज्यादा होने के कारण लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है, हिंदुओं का निकाय कहा है। और विंस्टन चर्चिल, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने संविधान सभा को लेकर यह कहा है कि यह एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है। मतलब उसका भी इशारा इस ओर था कि भारत में बड़ा समुदाय है हिंदू, हिंदुओं की संख्या अधिक है, तो संविधान सभा हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन है, यह विंस्टन चर्चिल ने कहा है। तो विस्काउंट का स्टेटमेंट आपको याद रहेगा। विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। विस्काउंट ने संविधान सभा को क्या कहा है? विस्काउंट ने संविधान सभा को क्या कहा है? क्यों कहा है? क्योंकि हिंदुओं की संख्या ज्यादा है। अब देखिएगा, एबर्ट जेनिंग्स, इन्होंने
संविधान सभा को लेकर यह कहा है कि यह वकीलों का स्वर्ग है, वकीलों का स्वर्ग है। क्यों कहा है? संविधान सभा के सदस्यों को जब आप जानेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील थे। संविधान सभा के अधिकतर सदस्य की आप बात करेंगे तो वह वकील थे। तो संविधान सभा के अधिकतर सदस्य वकील थे। इसी वजह से एवर जेनिंग्स ने यह कहा है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। इसके बाद ग्रेनविल ऑस्टिन, इन्होंने संविधान सभा को लेकर क्या कहा है और क्यों कहा है? इन्होंने संविधान सभा को लेकर यह कहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है, कांग्रेस ही भारत है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को लेकर यह कहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। मतलब इसका मानना था भारत में एक ही दल है, वह है कांग्रेस। और आप याद कीजिए, जब संविधान सभा के लिए जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे, 296 सीट में से 208 सीट 208 कौन जीता था? कांग्रेस ना। मुस्लिम लीग 73, अन्य राजनीतिक पार्टी एक एक सीट ना जीता था। तो अब आप देखिए 73 का कितना गुना अधिक हो जाएगा? 208। तो मतलब कांग्रेस का प्रभुत्व था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भारत में एक वो राजनीतिक दल है और भारत में एक ही राजनीतिक दल है, वह राजनीतिक दल है कांग्रेस। और संविधान सभा में अधिकतर सदस्य कांग्रेसी ही थे। मुस्लिम लीग विरोध क्यों कर रहा था संविधान सभा का? क्योंकि उसमें अधिकतर कांग्रेसी सदस्य थे। तो संविधान सभा में अधिकतर कांग्रेसी सदस्य होने के कारण ही ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। समझे हो? है? अब याद रहेगा क्यों? जो भी स्टेटमेंट दिया उसके पीछे जो रीजन था वो रीजन भी तो हम आपको बता ही दिए। अब समझाने बुझाने के बावजूद भी याद नहीं रखिएगा तब तो भारी दिक्कत है कि ना? स्टेटमेंट लिख लिए या लिखाना पड़ेगा? लिख लिया अच्छी बात है, फिर भी हम लिखा देते हैं। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है। नेक्स्ट पॉइंट, एबर जेनिंग्स ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है। इसका स्टेटमेंट नोट में लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। एबर जेनिंग्स ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है। एबर जेनिंग्स ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है। एबर जेनिंग्स ने संविधान सभा को वकीलों का स्वर्ग कहा है। वकीलों का स्वर्ग कहा है। वकीलों का स्वर्ग कहा है। नेक्स्ट, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, कोमा सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत।
सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत, कांग्रेस ही भारत, कांग्रेस ही भारत। समझे? अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपके नोट में है वो सब नोट डाउन कर न लिए हैं, हर पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक सलाह दे देना चाहते हैं यहां पर कि इस चैप्टर में जो संविधान निर्माण करने वाली समिति है ना, उसके अध्यक्ष को आप जरूर याद रखिएगा। उसके अध्यक्ष को बार बार देखना है, याद करना है, पूछा जाता है प्रश्न। समझे? अब खत्म हुआ ये चैप्टर। अब तीसरा चैप्टर अगले क्लास में शुरू करेंगे क्या? और सुनिए, शांत रहिए। इस चैप्टर में तो संविधान की विशेषता लिख दिया था, लेकिन संविधान सभा ही लिख देना, उसको डिलीट करवा करके संविधान सभा लिखवा देना। समझा? रुकिए, बैठ के समझाते हैं थोड़ा सा। सुनिए गुरुजी लोग, मैथ का क्लास कर रहे हैं। मैथ के क्लास में उस रोज हम नहीं बोले थे, लेकिन हम सर को बोल देंगे, क्योंकि पहला बैच में होमवर्क दिलवा रहे हैं। पहला बैच में मैथ का क्लास सप्ताह में सिर्फ एक ही दिन हो रहा है, संडे को, संडे को हो रहा है, टाइम मैनेजमेंट के वजह से। उसमें होमवर्क दिलवा रहे हैं और होमवर्क का कॉपी हम चेक करते हैं। होमवर्क देते भी हम हैं, सुनते भी हम हैं, कॉपी भी हम चेक करते हैं। मैथ आप लोग का शुरू हुआ है, मैथ में भी आप लोग को होमवर्क मिलेगा और कॉपी में बना के लाना है, बना के लाना है, कॉपी में बना के लाना है। और कॉपी हम चेक करेंगे आपका, आप इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। और हम आपको बोल ही दिया, मेरिट में आना है मैथ रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा। पीटी मेंस में रिजल्ट लेना है, हमारे साथ जुड़े रहिए ना, बस उतना में ही हो जाएगा, ठीक है। मेरिट में आने के लिए मैथ रीजनिंग जो है करना होगा। अब सुनिए, समझिए। कुछ आपके मन में एका दुक्का स्टूडेंट जो है मैसेज किया था, तो इसी वजह से जो है, अब आपके बैच का है या पहला बैच का हमको नहीं पता। देखिए, आपको जो लाइब्रेरी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, दोनों बिहार एसआई बैच का लाइब्रेरी टेस्ट होने जा रहा, और दोनों बैच में जहां तक जो पढ़ाए हैं वहीं तक से प्रश्न रहेगा, वहीं तक से प्रश्न रहेगा। और जो टॉप 100 बॉय, टॉप 100 गर्ल्स, दोनों बैच से, इस बैच से टॉप 100 गर्ल्स को लेंगे और इसी बैच से टॉप 100 बॉय को भी लेंगे, फिर उस बैच से भी टॉप 100 गर्ल, टॉप 100 बॉय को लेंगे और उसको लाइब्रेरी एक शिफ्ट देंगे। और ऐसा नहीं है कि उसमें हम कुछ उसको एक्स्ट्रा करवाएंगे, नहीं। जो चीज आपको बैच में करवाया जाता है वही सब चीज वहां पर भी होगा। और 5 सितंबर के बाद होमवर्क सीरीज, होमवर्क ऐसे तो चल ही रहा है, होमवर्क ऐसे चल ही रहा है। और हम आपको बता दें, पटना के भीतर होमवर्क सीरीज का जन्मदाता हम ही है। 1717 पोस्ट वैकेंसी से होमवर्क सीरीज हम चला रहे हैं। कोई आजकल चलाएगा, हम 1717 पोस्ट की वैकेंसी चला रहे हैं होमवर्क सीरीज। तो 5 सितंबर से पूरे वीक का, पूरे सप्ताह का आपको होमवर्क मिलेगा। उतना आपको करना है, चाहे आप जैसे कीजिए, हंस के कीजिए, रो के कीजिए, मर के कीजिए, सो के कीजिए, गा के कीजिए, नाच करके कीजिए, लेकिन करना पड़ेगा। समझे? तो जो लाइब्रेरी में लोग रहेंगे वही होमवर्क उनको भी दिया जाएगा और वही होमवर्क आपके क्लास में भी रहेगा। लेकिन अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि उसको लाइब्रेरी फ्री में मिलेगा। और दूसरा अंतर यह रहेगा कि हम कभी भी जाकर के उठा करके उसको कूट सकते हैं। अब डेली क्लास को कूटना पॉसिबल है? नहीं है। कुटाइए में 1-1.5 घंटा चल जाएगा। और सब लोग प्रयास कीजिए, सब लोग मेहनत कीजिए, सब प्रयास कीजिए कि हम भी आ जाएं। तो आप ये मत समझिएगा कि जो है
क्लास के बच्चों के साथ भेदभाव होगा। कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। इस बात को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। और हॉस्टल में भी क्या सब करवाते हैं? हॉस्टल में भी हर बच्चा को बैच करवा रहे हैं। बैच, जो बैच है ये बैच करवा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक करवा रहे हैं, होमवर्क देते हैं, टेस्ट करवाते हैं। यही काम तो करवाते हैं, और ये काम हम आपको बैच में भी करवाएंगे। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं होने जा रहा है, कोई भेदभाव बैच के बच्चों के साथ नहीं होने जा रहा है। तो इस बात को अपने दिमाग में रखिएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो होमवर्क लाइब्रेरी के बच्चा को देंगे वही होमवर्क हम आपको भी देंगे, और वही आपको करना है। और नेचुरल लॉ तो यही है, हमारे लिए नेचुरल लॉ तो यही है कि जो आगे बढ़ रहा है, जिसमें सफलता की भूख है, उसको आगे बढ़ाया जाए। अब आप ही में से अधिकतर लोग बात नहीं मानते होंगे, सफलता की भूख नहीं है, तो उसको कितनों धक्का देंगे, सफल होगा? कभी नहीं होगा। तो धक्का उसको लगाना है जो सफल हो सकता है, जो सफल हो सकता है, धक्का उसको लगाया जाता है, सबको धक्का नहीं लगाया जाता है, समझे? तो यही है, कोई भेदभाव आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, आप एकदम ये सब चीज दिमाग से निकाल लीजिएगा कि आपके साथ कोई भेदभाव होगा, एकदम नहीं। हम तो चाहते हैं सब लोग आ जाइए, हम 4 को और लाइब्रेरी आपके लिए खोल देंगे, समझे? तो आइए अब होमवर्क पूछेंगे। अब तो एडमिशन और हो गया, अब तो आप लोग हमारे अपने हो गए हैं। दीजिए, होमवर्क दिए थे पॉलिटी चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 दिए थे ना। ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हुआ जी? चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव वीडियो अपलोड हुआ? आप लोग किए थे? किए थे? कितने लोग किए थे? हाथ खड़ा कीजिए तो। सब लोग नहीं किए थे। काहे नहीं करते हैं? नहीं करते हैं आप लोग, कुछ नहीं पता चलता आप लोग को है? क्या बोल रहे हैं? आज रात में? अच्छा ठीक है, तो अगले क्लास में पूछ देंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 अगले क्लास में पूछेंगे, लेकिन चैप्टर नंबर 1 अभी पूछेंगे। चैप्टर नंबर 1 तो पहले का होमवर्क, चैप्टर नंबर 2 अगले क्लास में पूछेंगे। चैप्टर नंबर 1 पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए तो सम्मिलित रूप से ही। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 1786 का। प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की विशेषता है? 1900। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई है? गवर्नर। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? भीमराव। भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थी? 321। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन हुआ? 1926। पृथक मताधिकार क्षेत्र लागू किस अधिनियम के तहत किया गया? 1900। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? 1900। किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दी गई? 1800। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1700। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 1700। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ना। चलिए ठीक है, तो अगला होमवर्क आपका यही है, गौर से सुनिए। देखिए, मॉडर्न और पॉलिटी
के ऑब्जेक्टिव का वीडियो आपके बैच में अपलोड होगा, एप्लीकेशन पर फ्री रहेगा, आप वहां पे जाके कीजिए। ज्योग्राफी का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव आपके बैच में करवाएंगे, पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव उस बैच में करवा रहे हैं, ज्योग्राफी का आपके बैच में करवाएंगे। समझ गए? तो पॉलिटी का जो है ऑब्जेक्टिव आपको वीडियो के थ्रू ही करना होगा, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। टाइम को भी जो है ध्यान में रखना है, अपने से भी कुछ करना है। जो वहां पर बताए हैं वही तो यहां पर भी बताएंगे, ऐसे तो ऐसा थोड़े कुछ अलग बताएंगे। तो जो है करके आइए, 10 मिनट का गैप है, 1:30 बजे से मैथ का क्लास होगा, समझे? पढ़िए, अगर आज नहीं पढ़िएगा, आज नहीं मेहनत कीजिएगा तो जीवन भर बहुत कष्ट है, समझे? तो चलिए ठीक है, सब लोग मैथ का क्लास करते और है ना, एकदम करना है, और पूरा मैथ पढ़ाएंगे सर, पूरा मैथ पढ़ाएंगे और पूरा रीजनिंग पढ़ाएंगे, समझे? चलिए मिलते हैं अगले क्लास। 10 मिनट के बाद आप लोग का मैथ क्लास होगा। धन्यवाद।